ये morning I don't know. Most of the students are having problem. Okay. There is no dissociation of ions in the solid state. That is one thing. And another one, movement of ions नहीं होगा. Okay. Mobility of the ions. फिर हम भी रात में सर लेट तक जगते हैं, उसके बाद ही आपका क्लास करते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं। तब कुछ करो, कोई दूसरा टाइम निकालिए आप लोग। तो भी नहीं पाते सर, ऑनलाइन क्लासेस सर। तो सफ़र करेंगे ना सब बच्चे। तो हम पहले भी बोले हैं, केमिस्ट्री में आप एक क्लास मिस करते हो तो दूसरे क्लास में आप ब्लैंक होने लगोगे। सबके बावजूद अब कुछ ना कुछ तो उपाय निकालेंगे। अभी हम थोड़ा सीरियसली इसको ये बोलेंगे, तब जाके कुछ देखते हैं क्या होता है। पिछली बार भी हम बोले कि भाई तुम लोग देख लो, सुबह में आप लोगों का अटेंडेंस ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ही लोग को निकालना पड़ेगा ना टाइम का, क्योंकि वो तो हम तो टाइम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग को निकालना पड़ेगा टाइम। जहाँ पे आपको लगे आप ज़्यादा एक्टिव रहोगे, वैसा कोई टाइम निकालिए। और क्वेश्चन नंबर 4 बोलो प्रिंस। डी। Sir, aluminium is extracted from its oxide by electrolytic reduction and not by conventional reducing agent. कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट्स यानी कोई एग्जांपल? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ज़्यादातर आप देखोगे जहाँ पे भी ये मेटल एक्सट्रैक्शन ये सब चीज़ का काम होता है, पे खूब धुआं निकलता है, उसको पिघलाना या बहुत सारा कोयला को जलाना, ये सब चीज़ का काम चलते रहता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम केमिकल फॉर रिड्यूसिंग दैट aluminum oxide, कार्बन मोनोऑक्साइड को, जैसे आयरन का एक्सट्रैक्शन है, क्लास 8 में आप लोग देखते होगे, पहले क्लास 8 में इंट्रोड्यूस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से करते हैं, मतलब नीचे आग जलाते हैं उसको, लेकिन बहुत हवा नहीं देते, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, गर्मी रहती है, वो अपने से वो रिडक्शन करते जाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम में ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को ज़्यादा प्रिफर कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि जब एल्यूमिनियम के साथ क्या होता है, जब कोई रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन वाला, तो समझिए ये कुछ है, मेटल का पीस है, तो ऑक्साइड का लेयर ऊपर बन जाएगा, एल्यूमिना या जो उसका ऑक्साइड है, जो कि जल्दी रिएक्ट नहीं होता है, और अंदर जो चीज़ है उसको वो क्या बोलते हैं, बचा के रखता है, उसको बचा के रखता है, जिसके कारण ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग एल्यूमिनियम का जो डोर्स विंडोज वगैरह जो भी फ्रेम लगाते हैं, एल्यूमिनियम इसीलिए प्रेफर करते हैं। एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी है, अच्छी रिएक्टिविटी है, लेकिन यही होगा कि रिएक्टिविटी होने के बाद ऊपर में एक लेयर बन जाता है ऑक्साइड का, और ये ऑक्साइड जो है उसको प्रोटेक्शन देता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि जो भी रिएक्शन है वो तो लिक्विड में हो रहा है, अंदर ऑक्सीजन से लेना देना उसको है नहीं, और एकदम प्योर एल्यूमिनियम का जो जाके वो कैथोड में जाके डिपॉजिट होते जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको वेरी गुड क्वालिटी ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होते जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ जो आपको रिएक्शन हमेशा होते रहता है, वो चीज़ का आपको झंझट नहीं होगा। ये वाला आप समझ गए।
conventional reducing agents like carbon monoxide is not used. Instead, it is carried out by electrolysis. Electrolysis is in liquid media, absence of oxygen. Okay. So again जो अल्यूमिनियम बनता है वो वापस अल्यूमिनियम ऑक्साइड बनने का चांस नहीं रहेगा. नेक्स्ट ई. सर हम बोले हाँ. where the ratio of hydrogen and oxygen formed at the cathode and anode is 2:1. सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिर OH जो वाटर से ब्रेक डाउन होता है वो एनोड के पास जाता है और OH मिला के H2O और O2 बनाता है. एनोड के पास कौन सा गैस और कैथोड के पास कौन सा गैस? फिर OH जाएगा एनोड के पास और H प्लस जाएगा H प्लस ना, हाँ H प्लस जाएगा कैथोड के पास. Okay. Cation get attracted to cathode. हाँ सर. H plus कैथोड के पास जाएगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बन जाएगा. ठीक है. और इसका रेशियो 2:1 क्यों रहेगा? सर क्योंकि OH गैस जाता है एनोड के पास तो वो वाटर भी बनाता है साथ में. नहीं 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 नहीं. देखिए ऐसे हम लोग बोलते हैं H2O. हाँ. हाँ. तो H2 यानी यहाँ पे there are the 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Okay. Harshit, you want to try? सर रीजन तो नहीं पता है सर. H2O में कितना ये है? 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1 टाइम ऑफ ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन भारी एटम है हाइड्रोजन से, लेकिन जब हम लोग गैस के बारे में बात करते हैं, गैसेस डोंट हैव एनी फिक्स्ड वॉल्यूम, करेक्ट. लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड कंपेयर टू 1 टाइम ऑफ ऑक्सीजन. सो डायरेक्टली जो अवोगाड्रो जो बताया कि इसका आप देख लीजिए कि मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है, जितना एटम्स रहेगा उतना ही वॉल्यूम वो कंट्रीब्यूट करेगा. ओके. सो दैट इज, you see the page number 111. So according to Avogadro law, molecules can be substituted by volume. So since so here means of course whatever the hydrogens will be released, it will be, हम लोग जब reaction लिखते हैं so 2H2O sorry 2H2 and 1O2 ऐसे करके निकलेगा. तो 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन निकल रहा है, तो वही आपका 2 टाइम्स ऑफ डबल द वॉल्यूम वो कंट्रीब्यूट करेगा. सो हियर यू हैव टू टेल दैट अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोस लॉ. नेक्स्ट हर्षित बोलिए. In the electrolysis of acidified water, dilute sulfuric acid is preferred to dilute nitric acid for acidification. सर कि सर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड सर वॉलेटाइल होता है सर नेचर में, तो सर वो जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा सर. तो सर इसलिए सर वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है. एक वॉलेटाइल वाली बात है, लेकिन एक और बात है, लेकिन ये डाइल्यूट है ना, तो डाइल्यूट में उतना वॉलेटाइल नहीं रहता है. कॉन्सेंट्रेटेड में ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, डाइल्यूट में नहीं रहता है उतना वॉलेटाइल. लेकिन मेन चीज क्या है प्रिंस? concentrated H2SO4 and concentrated or diluted HNO3 are very good. ये पॉइंट बार बार आएगा, बहुत सारे चैप्टर्स में ये पॉइंट आता है. डाइल्यूट HNO3 is a strong
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, concentrated H2SO4 is also strong oxidizing agent, सर कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 is also strong, जब डाइल्यूट ही है कॉन्सेंट्रेटेड तो हो गई। ओके, ये चीज है। तो जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इंटरफियर करेगा, आपके रिएक्शन में इंटरफियर करेगा। जैसे कि कहीं पे हाइड्रोजन रहेगा ना, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा, या जो आपका कोई मेटल है या कुछ भी है उसके साथ ये इंटरफियर करेगा, ये उसको ऑक्सीडाइज करने लगेगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा, ये सब टाइप का चीज। दूसरा, ये जो सल्फर है फ्रॉम द गैस, electrolysis of water, page number 110. Okay, so in polar covalent compounds and form ions when traces of dilute sulfuric acid will catalyze the ionization, hence electrolysis of acetate water is considered an example of catalysis. So सर लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, बट हम लोग नॉर्मल एसिडिफिकेशन ही करना चाह रहे हैं ना, हम लोग जस्ट नॉर्मल एसिडिफिकेशन करना चाह रहे हैं। आपके डिब्बा में लिखा हुआ है उधर डाइल्यूट हाँ सर, सर 110 में सर दिया हुआ है सर नोट में कि नॉन वोलेटाइल है सर, इसलिए। करेक्ट, ये नॉन वोलेटाइल है। आप डाइल्यूट HNO3 लोगे तो वो भी मोटा मोटी नॉन वोलेटाइल ही है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तो वोलेटाइल है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी वोलेटाइल है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वोलेटाइल नहीं है इधर, क्योंकि क्वेश्चन में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बोला है, तो इसीलिए ये पॉइंट के साथ हम लोग ये पॉइंट भी ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो प्रिंस। सर अमोनिया इज unionized in gaseous state, but in the aqueous solution it is a weak electrolyte. सर इसका मतलब है सर अमोनिया जो गैस है सर, गैस है सर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, तो इसीलिए अनायोनाइज रहता है सर। एक्वा सॉल्यूशन में क्या अमोनिया अमोनिया जैसा ही रहेगा या किसी और चीज में ये बदल जाएगा? सर एक्वा सॉल्यूशन में सर NH3 तो कोवैलेंट कंपाउंड है सर, हमको नहीं लगता आयोनाइज होगा। ये आपका बन जाएगा वाटर में अमोनियम आयन। जब अमोनियम आयन बनता है, कैसे बना ये अमोनियम आयन? सर नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उसके ऊपर H प्लस अट्रैक्ट किया। इट मींस अमोनिया ने H प्लस आयंस को गेन किया बाय द गेन ऑफ, so you can write like this, NH3 is going to gain this proton or H plus and then it will form the ammonium ion. ये जो अमोनियम आयन है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस? इज इट ए बेस? इज इट ए बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर? अमोनिया इज बेसिक है सर। हाँ, ये देखिए अमोनिया जो है ये एसिड है हाँ कि सर, ये बेसिक? एसिडिक सर, एसिड है। अमोनिया अमोनिया
देखिए एग्जांपल्स देखिए, अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिड एंड बेसिस। ओके, गो टू एसिड एंड बेसिस। यहाँ पे आपको दिया गया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, exactly ammonia example where you were getting, you see, trace it in your textbook. Ammonium chloride, ठीक है, डायरेक्ट। अमोनिया इज ए वेरी स्ट्रांग बेस, वेरी स्ट्रांग बेस। आप जो बेस्ट एग्जांपल लिया जाता है ना, कुछ बोलते हैं ना बेस में NaOH, उसी तरीके से अमोनिया बहुत स्ट्रांग। तो ये अमोनिया क्या किया, इसने H+ को एक्सेप्ट किया। सो जो H+ को देता है वो क्या होता है, जो कंपाउंड, द कंपाउंड दैट कैन रिलीज H+ आयन इज एसिडिक और बेसिक। सर एसिडिक। एसिडिक है, जो H+ दे सके वो एसिडिक है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि अमोनिया H+ एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए वो बेसिक है। और ये जो अमोनियम आयन बना NH4+, ये डिसोसिएट होके H+ आयन दे रहा है, बिकॉज इट इज एबल टू रिलीज द H+ आयन, इट इज एसिडिक नेचर, आयोनाइजेशन होगा इसका। ओके लेकिन इसका जो आयोनाइजेशन है ये बहुत वीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वीक। वीक व्हाट, एसिड और बेस? सर H+ दे रहा है, एसिड लिखेंगे। देखिए एग्जाम्पल, थोड़ा सा आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, you see wherever in the bases NH4Cl, when alkalis are warmed with ammonium salt, ammonia gas is given out. Okay, 45 page number। हाँ, इसमें बताया NH4OH, ये जो है इट इज ए एसिड और बेस। It is able to release what? NH4OH, it will release OH. Because it is able to release OH, it is what? Alkali, है ना? OH माइनस जो रिलीज करता है उसको एल्कली बोलते हैं, NaOH, KOH, हाँ, उसी तरीके से। लेकिन इसका आयोनाइजेशन कम है, इसीलिए इसको बोलते हैं वीक एल्कली। ये चीज हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी फिर से देखा था। NaOH और KOH, अमोनिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एल्कली। लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक एल्कली। दोनों का रिएक्शन अलग आता है, इसीलिए एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने देखा कि एल्कली इज ए वेरी गुड रिएजेंट। एल्कली इज वेरी गुड रिएजेंट। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एल्कली है, और वीक एल्कली अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। और अगर हम लोग अमोनियम क्लोराइड लें तो यहाँ पे एक रिएक्शन है पेज नंबर 45 में, जिसमें कि ammonium chloride is reacting with sodium hydroxide. On heating, it is giving sodium chloride plus water plus ammonia gas. अब देखिए ये बेस है ना,
ये बेस इसके साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट वाटर दिया, न्यूट्रलाइजेशन है कि नहीं? नहीं सर, न्यूट्रलाइजेशन नहीं है। हर्षित, न्यूट्रलाइजेशन है? इज दिस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन? नहीं है। नहीं है, क्योंकि सॉल्ट वाटर के साथ अमोनिया गैस भी बन गया। Only solid. हाँ, तो देखिए अमोनियम, अमोनियम जो है ये आपका बेसिक नेचर है, अमोनियम आयन। इसीलिए हम लोग अमोनियम आयन को किस के अंदर देखे थे, एसिड रेडिकल या बेसिक रेडिकल? सर एमोनियम को सर चेक कर लीजिए आप, यू कैन चेक। सो एसिड रेडिकल और बेस रेडिकल का मतलब आपको कहने का मतलब अनायंस में देखे थे या कैटायंस में देखे थे? हम्म सर इसको हम लोग कैटायंस में देखे थे। तो acid, the metals form basic compounds, no? Metals form Yes, sir. basic compounds. Yes, So sir. whichever are forming the cations, they are making the basic compounds. Okay, यहाँ पे भी cation बना, basic compound. Okay, next question. हाँ, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम इसीलिए है क्योंकि इसका डिसोसिएशन वीक है, इट इज ए वीक बेस। ओके, इसीलिए इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोलाइट में देखा, जो स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस होता है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, वो ज़्यादा करंट पास करने देगा, और जो वीक एसिड या वीक बेस होगा वो कम करंट पास करने देगा क्योंकि उसका आयोनाइजेशन उतना नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A graphite anode is preferred to other inert electrodes during electrolysis of fused lead bromide. ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का नेचर क्या है, रिएक्टिव और नॉट रिएक्टिव? Non-reactive. नॉट रिएक्टिव। सो दैट इज व्हाई वी विल यूज, क्योंकि वो वाला अगर हम लोग दूसरा वाला Sir, कॉपर, नहीं है। तो वो भी रिएक्शन दिखाने लगेगा। सो ग्रेफाइट इज नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट बोलो प्रिंस। Sir, for electroplating with silver, silver nitrate is not used as electrolyte. ये वाला डिस्कस हमने किया है पहले। AgNO3 यूज नहीं करते हैं, इसके जगह पे सोडियम आर्जेंटो साइनाइड, अच्छा लंबा चौड़ा नाम है, वो वाले चीज को हम लोग यूज, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, हाँ सोडियम अर्जेंटो साइनाइड को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? सर इनसॉल्युबल है सर। इनसॉल्युबल सर एक्सेप्शन में लिखा हुआ था। एक्सेप्शन में है, ओके। लेकिन ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, जब सॉल्युबिलिटी इसका कम है तो क्या होगा, तुम्हारा क्या कहना है हर्षित? सर क्या सर? सिल्वर नाइट्रेट जो है वो हाँ सर। सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? सर सॉल्युबल है। नाइट्रेट में कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसीलिए अगर किसी भी सॉल्ट का आप सॉल्युबल बनाना चाहते हो, नाइट्रेट या नाइट्राइट बना लो, कोई शक कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सॉल्युबल सॉल्ट ही बनेगा, ठीक है। सोडियम पोटेशियम भी जो भी सॉल्ट बना लें
वो सॉल्युबल रहेगा। किसी भी एलिमेंट का नाइट्रेट नाइट्राइट का बना लीजिए, वो सॉल्युबल रहेगा। सॉल्युबल तो ये है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल है। अब ये बताइए कि इसको यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट जो है सॉल्युबल है, हाईली आयोनाइज हो जाता है, करंट को बहुत अच्छे तरीके से पूरे फोर्स के साथ वो कंडक्ट कर लेता है। लेकिन हम लोग को करना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग चाहते हैं कि वो जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है वो ज़रा यूनिफॉर्म तरीके से हो। ऐसे उबड़ खाबड़ अगर होगा तो अच्छा नहीं होगा। सिल्वर नाइट्रेट में बहुत ज़्यादा करंट पास होता है, जिसके कारण जो ग्रेडियंट बन के धीरे धीरे अच्छे से एक लेयर की तरीके से डिपॉजिट होना चाहिए वो नहीं होता है और उबड़ खाबड़ हो जाता है। इसीलिए सिल्वर अर्जेंटो साइनाइड, सॉरी सोडियम आर्जेंटो साइनाइड यूज करते हैं। सर अगर इलेक्ट्रिसिटी का पावर कम देंगे तब तो हो जाएगा ना? हाँ, पावर अगर तुम कम दोगे तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है कि जो आयन्स हैं सिल्वर और नाइट्रेट के, जो आयन्स हैं इनका आयोनाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग को चाहिए भी जितना अच्छा आयोनाइजेशन उसके लिए दिखे। करंट बहुत अच्छी तरीके से पास होता है। लेकिन अब देखो ये वाला जो आयन है अर्जेंटो साइनाइड हेवियर हो जाता है ना, हेवी हो जाता है। तो इसका जो मूवमेंट है, इस मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है और केवल सिल्वर आयन का जो मूवमेंट है, ये वाला स्लो डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप करंट अच्छा से दोगे तभी ना, क्योंकि आपका जो एनोड है वो कौन सा यूज करोगे आप? तो नॉन अनोड, अनोड तो अगर सर प्लेटिंग करना है तो सिल्वर का यूज करेंगे। हाँ, यहाँ पे एनोड आप सिल्वर का यूज करोगे क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है। केवल सॉल्यूशन में जो सिल्वर है उसी से आपका काम नहीं चलेगा। तो इसमें आप अगर करंट कम दोगे तो सिल्वर भी जो यहाँ एनोड में से निकलना चाहिए इसमें भी आपको कुछ कमी आएगी, कुछ प्रोसेस स्लो हो जाएगा। आप वैसा स्लो भी नहीं करना चाहते हो ना कि एक दिन का प्रोडक्शन 4 दिन में कर रहे हो, वो भी अच्छा नहीं है। तो आप क्या करना चाहते हो कि भाई करंट हम उसको दें जो हमको उपलब्ध है, अच्छे से हो, लेकिन यूनिफॉर्म डिपोजिशन हो। इसीलिए आप क्या कर रहे हो कि इसको हेवी कर दिए, आयन को। इंस्टेड ऑफ प्योर सिल्वर यू आर यूजिंग सिल्वर साइनाइड। ओके, सिल्वर साइनाइड बनेगा। ओके, फॉर यूनिफॉर्म डिपोजिशन ये बोल सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट है जे। Carbon tetrachloride is a liquid but does not conduct electricity. हम्म, क्या टाइप का कंपाउंड है ये? सर Sir, ये हाइड्रोजन। is a covalent. कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड है, नॉन पोलार है, ये पोलार हाँ नहीं है, और इसीलिए पानी में डालने के बाद इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा। ओके, because there is no ionization, no ions are formed, then there will be no conductivity. electricity. Next, Sir, potassium is not extracted by electrolysis of its aqueous salt solution. हाँ, सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पोटेशियम बहुत रिएक्टिव है और एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन में ले जाएंगे तो सर वो ब्लास्ट बताइए कर देगा। रिएक्शन क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर के प्लस और सीएल माइनस में होगा और यहाँ एच प्लस और ओ एच माइनस में होगा। तो एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, एनोड की तरफ कौन जाएगा? सर ओ एच माइनस। बस
नहीं सर, सर CL3। सॉल्यूशन में तो क्लोरीन भी जाएगा सर, लेकिन जाएगा तो दोनों, हाँ, लेकिन रिएक्ट कौन सा करेगा? सर OH माइनस। ये डिपॉजिट होगा या रिलीज होगा? ये डिपॉजिट होगा, इसका रिएक्शन होगा। और यहाँ पे सर यहाँ पे सर सर H। डिपोजिशन H+ का होगा। ठीक है, इसका ये रिएक्शन। अब रिएक्टिविटी हम लोग को पता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अब इसमें होना क्या है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पोटेशियम को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, लेकिन अगर आप एक्वस सॉल्यूशन डाल दोगे तो पोटेशियम की जगह पे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, है ना? तो इसीलिए आप क्या करोगे, फ्यूज्ड पोटेशियम क्लोराइड यूज करोगे बिना पानी का। तब क्या होगा, पोटेशियम का रिएक्शन होगा, क्योंकि H+ फॉर्मेशन नहीं रहेगा, हाँ सर। पोटेशियम का रिएक्शन रहेगा। ये चीज चलिए, तो अगर यहाँ पोटेशियम निकल भी जाता है तो वाटर में हाईली रिएक्टिव है। पोटेशियम निकल जाएगा तो ओके। नेक्स्ट है हाँ, सर हो गया सर। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला देखिए। So copy and complete the following table with which refers to two practical application of electrolysis. Silver plating of a spoon, anode, electrolyte और cathode. तो यहाँ पे सिल्वर प्लेटिंग ऑफ ए स्पून करना है, और इलेक्ट्रोलाइट में आपने पोटेशियम आर्जेंटोसाइनाइड यूज किया है। तो एनोड और कैथोड में आपका क्या एक्सपेक्टेड रिएक्शन होगा, वो है इसमें लिखा। सर एक्सेप्टेड रिएक्शन अगर लिखना है तो सर सिल्वर जो है Ag2+ बनकर निकलते जाएगा। तो ये जो डिपोजिशन ऑफ सिल्वर है वो एनोड पे होगा कि कैथोड पे होगा? सर कैथोड पे होगा। ओके, दैट्स व्हाट वी विल राइट। एंड एनोड में क्या होगा? सर एनोड में सर सिल्वर जो है वो आयंस बनकर निकलेगा। कैथोड में जो है डिपोजिशन होगा या इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में एनोड में सर इम्प्योर स्लैब्स ऑफ कॉपर लेंगे। तो इसमें इम्प्योर सॉरी इम्प्योर जो है वो वाला हम लोग कौन से इलेक्ट्रोड में लेंगे? सर एनोड में। एनोड इज द इम्प्योर। सर लेकिन सर मतलब सर किससे रिएक्ट करेगा सर ये सर कॉपर सर मतलब प्यूरिफिकेशन? देखिए, क्योंकि ये जो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एनोड में इम्प्योर कॉपर स्लैब एंड कैथोड इज द प्योर स्ट्रिप ऑफ कॉपर। तो पतला जैसा इलेक्ट्रोड आप दे रहे हो कैथोड में प्योर कॉपर का, और यहाँ मोटा जैसा स्लैब दे रहे हो आप एनोड का, क्योंकि ये तो आप इसको प्यूरिफाई करना है। तो अभी आप उस 115 पेज में आप देखिए वो जो डायग्राम बना हुआ है कि ये जो मोटा मोटा है वो एनोड है, ओके, दैट इज द इम्प्योर कॉपर।
और बीच बीच में इसने पतले पतले थिन स्ट्रिप्स ऑफ कॉपर स्ट्रिप दे दिया। सॉल्यूशन क्या है? कॉपर सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम लोग करंट पास करेंगे, सो व्हाट रिएक्शन वी आर सीइंग एट कैथोड, cations will attract towards cathode. So कैथोड के पास कॉपर आ गया, कॉपर कैथोड के पास आ गया, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। यानी पतला स्ट्रिप जो पहले था वो अब मोटा होते जाएगा, और जो इम्प्योर कॉपर वाला स्लैब है इसमें से कॉपर इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम क्यूप्रिक आयन। ये जो क्यूप्रिक आयन है, ये आयन है तो इसीलिए सॉल्यूशन में चला जाएगा, तो सॉल्यूशन में जाके अट्रैक्ट हो जाएगा कैथोड की तरफ और डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे ये वाला स्लैब जो है वो डिसअपियर होने लगेगा और ये पतला वाला स्ट्रिप जो है वो प्योर कॉपर का बड़ा होते जाएगा। ओके, सो दैट इज एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। सोडियम एक्सट्रैक्शन में इलेक्ट्रोलाइट आप एक्वस या फ्यूज्ड? हाँ, इलेक्ट्रोलाइट फ्यूज्ड सोडियम सल्फेट नहीं होता, सोडियम सॉल्ट जो भी है, सोडियम सॉल्ट फ्यूज्ड स्टेट में रहना चाहिए। एनोड, कैथोड। मटेरियल कौन सा यूज करोगे एनोड कैथोड के लिए? सर कोई भी नॉन रिएक्टिव प्लैटिनम या ग्रेफाइट, या आइदर प्लैटिनम और ग्रेफाइट। हाँ, तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा? सर वहां पर या बताओ कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा? सर एनोड में सर सल्फेट जाकर डिपॉजिट होगा और कैथोड में कैथोड फर्स्ट लेटर सी, सोडियम। कैटायन विल गो टुवर्ड्स कैथोड, सोडियम, तो सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पे। और एनोड में जो भी इस सॉल्ट का ये रहेगा एनियन, वो इधर आके एनियन का इधर डिपोजिशन हो जाएगा। यहाँ स्पेसिफिक इसने बताया नहीं, सोडियम क्लोराइड अगर होता तो क्लोराइड यहाँ एनोड पे आके क्लोरीन गैस बन जाता। ओके, इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 3 तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाउ आयरन इज electroplated with copper, which solution is preferred as electrolyte, copper sulfate or iron sulfate, describe what of iron and copper replicate। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये हमको अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, पूछने लायक क्वेश्चन लग रहा है। कौन हु विल आंसर दिस वन? एलिमेंट एक्स किसकी बारी है? मेरा है सर। हाँ Sir, element X is a metal with a valency 2. Element Y is a non-metal with valency 3. ठीक है, Write the equation to show how X and Y forms ion. सो वैलेंसी अगर इसका 2 है तो, और इसका 3 है, तो गेन कौन करेगा, लॉस कौन करेगा? सर अगर वैलेंसी 2 है तो सर वैलेंसी 2 है तो सर X लॉस करेगा सर और Y गेन करेगा। सर Y भी लॉस करेगा सर, दोनों लॉस करेगा। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, वहां एक चीज आप मिस कर रहे हो सर। अच्छा नॉन, सर मेटल लॉस करेगा सर। हाँ मेटल है, ये मेटल है, मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो यहाँ वैलेंसी 2 है तो इट विल लूज द 2 इलेक्ट्रॉन्स to form X2 plus, and Y is non-metal, it will gain the electrons, 3 electrons to make Y3 minus।
अब क्या बोल रहा है, राइट इक्वेशन टू शो एक्स एंड वाई आयन फॉर्मेशन, ये इक्वेशन हो गया। उसके बाद इफ वाई इज ए डाई एटॉमिक गैस, दिस इज ए डाई एटॉमिक गैस Y2, then write the equation for the direct combination of an x and y to form a compound। इक्वेशन कैसे लिख बनाओगे आप अपने अपने बुक में लिखिए। ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया मतलब। यहाँ तक तो आपको पता है कि x जो है, हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, y गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, हाँ सर। ये मेटल या नॉन मेटल। अब इसमें क्या है कि ये जो y है ये डायटोमिक है, यानी Y2 ऐसे लिखते हैं, जैसे O2 लिखते हैं तो डायटोमिक Y2। अब ये दोनों का जो रिएक्शन है, दोनों को कंबाइन करना है आपको, डायरेक्ट सिंथेसिस, x और y। ओके, तो वो रिएक्शन लिखिए आप, x एंड x प्लस सर तो y। मतलब यही ना हो जाएगा सर ये X3 हो जाएगा, Y2 हो जाएगा, मतलब अगर बनेगा तो बनाइए, दोनों का ये लेकिन क्रॉस। बना, पहले आप लिखिए उसको। ये ठीक रहेगा। हाँ सर यही बोल। y डायटोमिक भी है और दोनों का वैलेंसी के अनुसार हमने कंपाउंड का नाम भी लिख दिया। ठीक है, बस। तो इस टाइप का आपको, तो मतलब सर ये सर इसमें नाम नहीं लिखना है सर, क्या है सर? नहीं 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 नहीं, यहाँ जब भी आप देखो ना ये एक्स वाई टाइप का क्वेश्चन है, आपको आंसर भी एक्स वाई में ही देना है। इसमें ये प्रयास नहीं करते जाइए कि ये असली में ये क्या है, वो जरूरी नहीं है, वो आपको नहीं करना है, जो एक्स वाई है उसी में आंसर करना है। हाँ, तो इसमें सी वाला प्रिंस बताओ। If the compound formed between X and Y is melted and an electric current is passed through the molten compound, element X obtained at dash and Y dash in electrolytic cell। हम्म, फिर एलिमेंट X जो है वो कैटायंस के पास जाएगा और एलिमेंट Y अनायंस के पास, मतलब एनोड के पास जाएगा, और X कैथोड के पास जाएगा। ओके। तो ये कहने का मतलब था X है वो कैटायन है। ओके, सो we'll stop here. So we'll continue the class. Today is